हेलो फ्रेंड्स। तो आज मैं फिर आपके सामने हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ, एक नया टॉपिक, एक नया रिलेशन इंडिया पाकिस्तान का। और कुछ दिनों से जो कि मैं चैनल पर मैंने कोई वीडियो नहीं डाला है। ये भी मैं माफ़ी चाहूँगा, काफ़ी कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं जिसके कारण मैं वीडियो ना ला सका, और अभी भी कुछ हैं, तो मैं रेगुलरली आपके लिए वीडियो नहीं ले कर आ पाऊँगा। और 2 डेज़ के अंदर मैं वीडियो लाऊँगा। आप एक नया रिलेशन एंजॉय कर सकते हैं, और जब तक वो रिलेशन रिवाइज़ कर सकते हैं जो कि मैं यहाँ करवाऊँगा। छोड़ने में कुछ नहीं वाला हूँ फ्रेंड्स, सारे रिलेशंस कवर करवाऊँगा। तो आज हम इंडिया पाकिस्तान के बारे में जाएंगे। इसके बारे में जो कि फॉलोइंग पॉइंट्स मैंने स्क्रीन पे दे रखा है, ये सारे पॉइंट्स मैं आपसे डिस्कस करूँगा, जैसे कि बैक ड्रॉप ऑफ डिवीज़न, इंडियाज़ काउंटर आर्ग्यूमेंट, देन फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान, ट्रीटी एग्रीमेंट और डिक्लेरेशंस जो भी इंडिया के बीच में और पाकिस्तान के बीच में ट्रीटीज़ हैं वो, फिर इंडिया पाकिस्तान रिलेशन पोस्ट कोल्ड वॉर कैसे थे, या उसके बाद एरिया ऑफ कन्फ्लिक्ट जिसमें हम न्यूक्लियर इशू जानेंगे, लाहौर डिक्लेरेशन जानेंगे, इशू ऑफ सियाचिन जानेंगे कि क्या है, देन हम जानेंगे कि इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। काफ़ी डिटेल में हम डिस्कस करेंगे चीज़ों को, सो बने रहिए मेरे साथ। तो चलते हैं अब हम लेक्चर पे। सो फ्रेंड्स, बैकड्रॉप ऑफ डिवीज़न। बैकड्रॉप ऑफ डिवीज़न में हम देखेंगे कि जो कांग्रेस है ऑलवेज वांटेड अ सेक्युलर नेशन विच वाज नॉट एक्सेप्टेबल टू मुस्लिम लीग। ओके, तो हमेशा जो है कांग्रेस या इंडिया में जितने भी कांग्रेस के मेंबर थे, या आपने सुना होगा कि कांग्रेस जो थी सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन थी उस समय, जो है कि इंडिपेंडेंट के लिए जो वर्क कर रही थी इंडिया के। और हमारी आज़ादी जो है काफ़ी हद तक इसी के कांग्रेस के बेस पे भी हमें मिली है, जो इसके लीडर्स थे उनके बेस पे। बट मुस्लिम लीग जो कि एक कह सकते हैं कि बनी हुई थी, जिसमें मोहम्मद अली जिन्ना जो कि इसके फाउंडर कह सकते हैं हम कि थे, तो उन्होंने जो है एक्सेप्ट नहीं करा इंडिया में रहना, और उन्होंने एक अलग स्टेट की मांग करी, जिसके चलते आज हम देख सकते हैं कि हमने एक अलग स्टेट बनाया, पाकिस्तान। और आप सोच रहे होंगे कि स्टेट बोल रहा हूँ, तो इंटरनेशनल लैंग्वेज में जो कंट्रीज़ हैं उन्हें स्टेट्स बोला जाता है। तो फ्रेंड्स, इस लिहाज से आप समझिएगा। तो नेक्स्ट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ पाकिस्तान फाउंडेड ऑन टू नेशन थ्योरी अकॉर्डिंग टू विच टू डिफरेंट रिलीजन्स नेसेसिटेड टू डिफरेंट नेशंस। तो कहा जाता है कि जो टू नेशन थ्योरी जो है कि वो दो रिलीजन पे बेस्ड है। ठीक है फ्रेंड्स, जो दो नेशंस हैं इंडिया और पाकिस्तान, वो रिलीजन बेस्ड हैं। काफ़ी हद तक हम पाकिस्तान को बोल सकते हैं, क्योंकि हम वहाँ मेजॉरिटी में मुस्लिम देख सकते हैं कि वहाँ वो एक इस्लामिक कंट्री के तौर पर देखा जाता है उनसे, और पूरे ही वहाँ पे मुस्लिम्स हैं। बाकी इंडिया जो है एक सेक्युलर कंट्री है, जहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन देखने के लिए मिल जाएंगे, जैसे कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, जैन, पारसीज। तो ये सारे डिफरेंट रिलीजन्स इंडिया में देखने के लिए मिलते हैं, लेकिन आप यही रिलीजन्स देखना चाहेंगे तो आपको पाकिस्तान में नज़र नहीं आएगा, क्योंकि वो एक जो है मतलब मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री है। सो हियर देन विद द क्रिएशन ऑफ बांग्लादेश की जैसे क्रिएशन हुआ, द फ्यूटिलिटी ऑफ टू नेशंस थ्योरी हैज़ बीन प्रूव्ड, कि जो दो नेशन थ्योरी जो थी वो एक बेकार साबित हुई जैसे ही बांग्लादेश का जो है क्रिएशन हुआ। मतलब कि जब 1971 में जब बांग्लादेश जब पिक्चर में आया कि दो जो पहले पाकिस्तान के दो पार्ट हुआ करते थे, एक ईस्ट में और एक वेस्ट में, जो कि इंडिया के, तो बाद में जो इसका ईस्ट वाला पार्ट है कह सकते हैं, तो पाकिस्तान का, वो एक अलग होके बांग्लादेश बना, जहाँ पे उन्हें रिसोर्स नहीं मिल रहे थे। इस कारण से उन्होंने अलग होना पसंद करा, जो कह सकते हैं सॉरी पॉलिटिकल लीडरशिप नहीं मिल रही थी। पॉलिटिकल लीडरशिप यहाँ पे चल रही थी पाकिस्तान के वेस्ट वाले एरिया में, और ईस्ट में जो है वो रिसोर्सेस थे।
तो ईस्ट वालों ने जो है अपना एक नया स्टेट बनाने की सोचा और वो बाद में क्या हो गए, बांग्लादेश हो गए, बांग्लादेश में फॉर्म हुआ। नेक्स्ट इज दी देन पाकिस्तान क्लेम्स कश्मीर ऑन द बेसिस ऑफ टू नेशन थ्योरी बिकॉज कश्मीर बीइंग मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंस। तो यहाँ पे पाकिस्तान ने ये भी दावा किया कि उन्हें या फिर मांग करी कि उन्हें कश्मीर चाहिए। ठीक है, क्यों चाहिए? क्योंकि वो एक मुस्लिम मेजॉरिटी का प्रोविंस था, स्टेट था, तो इस कारण से पाकिस्तान ने उसकी मांग रखी कि वो हमारे साथ मिलना चाहिए क्योंकि वहाँ पे भी मुस्लिम्स हैं और हम मुस्लिम की एक कंट्री बनाना चाहते हैं। पूरी रीजन की उनके बेस पे था, पर तो ये मांगे थी। अब तो ये हो गया कि इसके कारण से जो है वो डिवीज़न हुआ। नाउ इंडिया काउंटर आर्ग्यूमेंट्स। अब इंडिया के काउंटर आर्ग्यूमेंट्स क्या थे वो देखिए आप। तो जो कांग्रेस है उसने पार्टीशन को एक्सेप्ट कर लिया, कैसे? एक ज़रूरी जो है एविल के तौर पे कि ख़राब है लेकिन फिर भी सही है, जो कि बाद में साबित हुआ कि ख़राब है। बिकॉज जो बांग्लादेश है वो पाकिस्तान से अलग हो गया और बांग्लादेश कंट्री बन गई, जो कि टू नेशन थ्योरी को एक गलत साबित करती है। दैट नेवर रेटिफाइड द टू नेशन थ्योरी। और कांग्रेस जो थी उसने कभी भी जो है टू नेशन थ्योरी को कभी रेटिफाइड नहीं किया। ठीक है, इंडिया इज़ होम टू ओनली रिलीजन एंड परस्यू द पॉलिसी ऑफ सेक्युलरिज्म। पर इंडिया वहीं देखा जाए तो इंडिया जो थी वो एक कंट्री थी जिसमें कई सारे रिलीजन्स थे और पॉलिसी ऑफ सेक्युलरिज्म जिसमें धर्मनिरपेक्षता की जो है नीति जो है भारत ने अपनाई। सॉरी एंड ड्यूरिंग द एंटायर फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट मुस्लिम लीग वॉज नॉट नेवर प्रेजेंट। वहाँ पे मुस्लिम लीग जो थी वो प्रेजेंट ही नहीं थी। ठीक है, कश्मीर में वहाँ कौन प्रेजेंट था? तो शेख अब्दुल्ला, जिसके बारे में आपने सुना भी होगा या पढ़ा भी होगा। मे बी अगर आप एग्ज़ाम से रिलेटेड पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं तो आपने ज़रूर पढ़ा होगा कि वहाँ शेख अब्दुल्ला जो थे वहाँ पे थे एक लीडर जो कि कश्मीर में उनके लिए काम कर रहे थे वहाँ के। फिर बाद में वो लीडर उभर कर आए और then national conference which had the dominance in कश्मीर विद ग्रेटर रिलेशनशिप विद कांग्रेस। जहाँ पे जो यहाँ पे ये दिखाया जा रहा है कि वहाँ पे जो है कांग्रेस का दबदबा इतना था जितना कि कांग्रेस की वहाँ प्रेजेंस थी एज़ कम्पेयर टू मुस्लिम लीग कह सकते हैं हम। और इस कारण से कश्मीर ऑफ किंग ऑफ कश्मीर महाराजा हरी सिंह साइन द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेसन इन फेवर ऑफ इंडिया। जानते हैं कि पहले तो हरी सिंह जी ने जो है वो दोनों ही कंट्रीज़ में मिलने से मना कर दिया, लेकिन जब घुसपैठिए जो थे वो पाकिस्तान की तरफ से आ रहे थे और काफ़ी ज़्यादा हार्म हो रहा था कश्मीर को, तब उन्होंने हमारे यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर थे उनसे मदद मांगी, जवाहरलाल नेहरू से उन्होंने बोला। तब उस समय सरदार वल्लभ भाई और पटेल ने दबाव बनाया कि पहले ये साइन करें इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेसन, तब हम जाके जो है इनके साथ जो है इनकी मदद करेंगे, जो कश्मीरियों को बचाएंगे या फिर तो पाकिस्तान को रोकेंगे। तब इन्होंने जो है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेसन को साइन करा, जो उसके बाद इसमें जो है भारत में जो है एक हिस्सा और एक स्टेट्स बन गया कश्मीर स्टेट। ठीक है, इन 1954 जम्मू कश्मीर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रेटिफाइड द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेसन। और 1954 में जो है वो इसने भी रेटिफाइड करा कि हाँ, माना कि जो है कश्मीर जो है भारत का हिस्सा है। ये जम्मू कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में माना। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान। तो फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान में क्या होता है कि पाकिस्तान जो है उसने इंडिया को एक कंसीडर कर रखा है कि बिगेस्ट थ्रेट में। ठीक है, सिक्योरिटी के लिए पाकिस्तान ये मानता है कि इंडिया जो है एक बिगेस्ट थ्रेट है। दूसरा ये भी मानता है कि जो टू नेशन थ्योरी है एज अ मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंस दैट इज़ कश्मीर नेवर मर्ज्ड इन। पाकिस्तान स्वीकार नहीं करता है कि वो टू नेशन थ्योरी जो है जो मुस्लिम कभी इस्टेब्लिश हुई, क्योंकि जो है कि पाकिस्तान को जो है वो कभी कश्मीर मिला ही नहीं, इस कारण से। नेक्स्ट इज ए पाकिस्तान टेक्स अपॉन इट सेल्फ द सिक्योरिटी ऑफ मुस्लिम्स लिविंग इन इंडिया। वो
अपने आप को ये दिखाना चाहता है कि यह बोलता है कि हम उनकी सिक्योरिटी करते हैं जो मुस्लिम्स भारत में रह रहे हैं। उसके बाद जो है पाकिस्तान ये बोलता है दी ओवर्ट एक्सप्रेशन ऑफ फ्रेंडशिप बाय इंडिया विद सोवियत यूनियन लीड द पाकिस्तान टू कंसोलिडेट द एक्सिस ऑफ यूएस चाइना एंड पाकिस्तान। जो आपने देखा होगा कि जो सोवियत यूनियन के साथ हमारे भारत के मतलब कि काफ़ी अच्छे रिलेशंस रहे थे पास्ट में, बिफोर 1990s जब तक विघटन नहीं हुआ था सोवियत यूनियन का तब तक अच्छे रिलेशन चल रहे थे, अभी भी अच्छे रिलेशंस हैं। बट पहले इसके काफ़ी बड़ा पार्ट हुआ करता था रशिया जो कहा जाता है आज के केस में, वो काफ़ी एक अच्छी कंट्री मानी जाती थी सोवियत यूनियन में। और जो इसके आइट साइड के जो नेशंस हैं ऊपर नीचे जो भी नेशंस हैं अफ़गानिस्तान एंड तुर्कमेनिस्तान, ये सारे जो कज़ाकिस्तान जो है इसके पार्ट हुआ करते थे सोवियत यूनियन के। तो इंडिया जो है काफ़ी अच्छा फ्रेंडशिप और फ्रेंड था, जिसके कारण जो है पाकिस्तान को भी पाकिस्तान अब दूसरे साइड में खड़ा हो गया जहाँ पे जो कि अब किसके जो दुश्मन थे जो सोवियत यूनियन के कह सकते हैं कि अपोजिट में जो खड़े थे उनके साथ जाके जो है पाकिस्तान मिल गया, जैसे कि यूएस और चाइना। ठीक है। देन लैक ऑफ ट्रस्ट इन द नेबर कंपेल्ड टू पाकिस्तान टू जॉइन सीटो एंड सेंटो। अब पाकिस्तान को आइट साइड के जो है नेबर के ऊपर जो है इतना ट्रस्ट नहीं था, इसके कारण से इसने जो है इंटर गवर्नमेंटल जो मिलिट्री अलाइंस थे सीटो और सेंटो, इन्हें जो है उन्होंने उसने ज्वाइन कर लिया, जो कि अगर कभी कुछ हो तो इसकी मदद करेंगे। ठीक है, सीटो और सेंटो। नाउ द फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान इज़ ऑलवेज डिस्प्लेड द एलिमेंट्स ऑफ फंडामेंटलिज्म। फंडामेंटलिज्म की जो तत्व हैं वो हमेशा जो है फॉरेन पॉलिसी में जो है पाकिस्तान की वो दिखाई देते हैं। जैसे हम फंडामेंटलिज्म का यहाँ कट्टरवाद जो भी हम जो है वो बोल सकते हैं काफ़ी ज़्यादा। जैसे कोई रिलीजन की जो कह सकते हैं कि सॉवरेनिटी ऑफ नेशन, एक कॉन्स्टिट्यूशन को बोला जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन सॉवरेन है, सॉवरेन कंट्री है, बट वहाँ पे जो है रिलीजन सॉवरेन होता है और रिलीजन को सबसे ऊपर रखा जाता है। जो यहाँ पे फंडामेंटलिज्म इसी को बोल रहे हैं, कट्टरवाद जो कि है एक प्रकार से। नेक्स्ट इज़ दी इंडियाज़ इंडस वाटर ट्रीटी। इंडस वाटर ट्रीटी जो है ये क्या हुआ था कि 1960 केस में जो है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक ट्रीटी साइन हुई थी, जो कि अभी से 56 ईयर ओल्ड कह सकते हैं हम, जो कि एक वाटर ट्रीटी जो है पाकिस्तान के साथ में साइन हुई। और ब्रह्मचलानी जो कि थे तो उन्होंने ये बोला था कि इंडस वाटर ट्रीटी इज़ वन ऑफ द मोस्ट जेनरस पैक्ट साइंड बाय एनी कंट्री इन दी वर्ल्ड। तो एक जनरस पैक्ट है जो कि साइन करी गई थी, ठीक है, किसी भी कंट्री के द्वारा वर्ल्ड में। नेक्स्ट हम देख सकते हैं कि इसमें कई सारी चीज़ें हम देख सकते हैं इंडस वाटर ट्रीटी में कि जो व्यास और जो सतलज थे वो तो इंडिया के द्वारा गवर्न करे गए थे, लेकिन जो चेनाब झेलम और यहाँ जो इंडिया के अंदर जो रिवर्स थी जैसे चेनाब झेलम और नेक्स्ट इज़ दी इंडस, ये सारी जो थी वो पाकिस्तान के हिस्से में आई थी। कौन सी? तो इंडस, चेनाब और झेलम, ये तीन जो थी वो पाकिस्तान के हिस्से में गई और बाकी जो बची हुई थी ब्यास, रावी एंड सतलज, तो ये आई जो है इंडिया के हिस्से में। ठीक है फ्रेंड्स, तो लेकिन इसमें ये भी थी एक शर्त कि 20% जो है इसका जो पानी जो है इंडस रिवर का यहाँ पे जो है इरिगेशन के लिए यूज़ कर सकेगा, पावर जनरेशन के लिए यूज़ कर सकेगा और ट्रांसपोर्ट पर्पस के लिए भी यूज़ कर सकेगा इंडिया। ठीक है, इंडस का पानी। ओके, नाउ फ्रेंड्स ये ट्रीटी साइन हुई थी 1960 में सितंबर 19, जैसा कि मैंने बोला। और ये जो दो प्रेसिडेंट जो कि वहाँ तब के जो दो लोग थे जैसे कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया दैट इज़ जवाहरलाल नेहरू एंड दी आयूब खान प्रेसिडेंट पाकिस्तान प्रेसिडेंट थे उस समय। ठीक है, उन्होंने जो उनके बीच में जो है ये ट्रीटी साइन हुई, ठीक है, दोनों लीडर्स के साथ।
ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट अब हम देखते हैं ताशकंद डिक्लेरेशन। ये जो डिक्लेरेशन है ये जो है 1966 में साइन हुआ है। ये किस समय साइन हुआ? जबकि भारत और पाकिस्तान का 1965 में युद्ध चल रहा था, उस समय साइन हुआ। और किसके बीच कौन दो लीडर्स थे? तो ये वैसे तो कहा जाता है कि मतलब जो कि इनविटेशन पर जो है वो सोवियत, जो कि हमारा अच्छा फ्रेंड था, उसके इनविटेशन पे जो है हमने वहाँ गए। हमारे यहाँ के जो लाल बहादुर शास्त्री, जो कि जब प्रधानमंत्री थे, और उस समय के जो आयूब खान जो थे, वो दोनों लीडर्स जो है पाकिस्तान और इंडिया के, दोनों ने मिलकर जो है ये ट्रीटी साइन करी, या ताशकंद डिक्लेरेशन जिसे बोला जाता है। तो ये जो है ताशकंद, जो कि उज्बेकिस्तान की एक सिटी है, वहाँ पे जो है साइन करी गई थी, और 10 जनवरी को साइन करी गई 1996 में। ठीक है, इस डिक्लेरेशन के तहत तो ये कहा जाता है इस डिक्लेरेशन के तहत कि एक अच्छा और पीसफुल जो है रिलेशन रखेंगे पाकिस्तान और भारत, और जो है कि आपस में जो भी फोर्सेस वहाँ लड़ रही थी उस समय 1965 में, उनको जो है उनका विड्रॉवल कर लिया जाएगा। जहाँ वो पहले थी उन्हें वहाँ वापस बुला लिया जाएगा प्रीवियस सीज फायर लाइन्स में। तो इस हिसाब से जो है, और वहाँ पे ही हमारे जो प्रधानमंत्री थे उनकी डेथ हो गई, जहाँ पे उनको रखा गया था उस समय ताशकंद में, वहाँ पे उनकी डेथ हो गई। तो ये एक रहस्यमय घटना भी थी उस समय की, कि उनकी डेथ कैसे हुई है वो अभी तक एक रहस्य ही है फ्रेंड्स, और यही कहा जाता है कि उनकी हार्ट अटैक से मृत्यु हुई थी। ओके फ्रेंड्स, नाउ नेक्स्ट इज़ दी शिमला एग्रीमेंट। शिमला एग्रीमेंट में 1972 का जो ये एग्रीमेंट है, यहाँ पे इस शिमला एग्रीमेंट में क्या हुआ था कि वापस से जो है वो पाकिस्तान और भारत के बीच में अच्छे रिलेशंस के लिए इसे रखा गया, जहाँ पे ये माना गया कि दोनों ही नेशंस जो है लाइन ऑफ कंट्रोल का जो है वो पालन करेंगे, कि हाँ ये मानेंगे कि लाइन ऑफ कंट्रोल जो है वो एक डिवाइडिंग लाइन है। उसके बाद ये भी बोला गया कि जो आप हमारे जो आपस के रिलेशंस होंगे वो खुद ही सुलझाएंगे, जो भी डिस्प्यूट्स हैं उसको उसमें दूसरी कंट्री का या किसी ऑर्गेनाइजेशन, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उनको इन्वॉल्व नहीं करेंगे। ठीक है, और फ्रेंड्स अभी भी ये न्यूज़ में था, क्योंकि क्या हुआ था, डोनाल्ड ट्रंप ने अभी कहा था कि मध्यस्थता करने के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच में पुलवामा अटैक के बाद में, तो परंतु ये भारत ने कह दिया कि ये जो है एक वायलेशन भी कहा जा सकता है इस संधि का, जो कि शिमला एग्रीमेंट का, कि जिसमें ये कहा गया है कि जो बायलैटरल निगोशिएशंस करके ही जो है हम अपनी एक दूसरे की जो है प्रॉब्लम्स को सुलझाएंगे, आपस में जो मतभेद है उसे जो है ख़त्म करेंगे। तो फ्रेंड्स इस ट्रीटी में ये काफ़ी बड़ा पॉइंट था कि बायलैटरल निगोशिएशंस के तहत हम जो है एक दूसरे के जो मतभेद हैं उसको सुलझाएंगे। नेक्स्ट जो है वो ये है कि पाकिस्तान इंडिया रिलेशन पोस्ट कोल्ड वॉर के बाद कैसे थे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो है डिसइंटीग्रेशन हो गया यूएसएसआर का। उसके बाद जो है पाकिस्तान जो है वो कभी मतलब पहले तो यूएस के साथ खड़ा था जब तक इंडिया सोवियत के साथ था फ्रेंडशिप में, वैसे ही पाकिस्तान जो है वो यूएस फॉरेन पॉलिसी में जो है फ्रंट लाइन मेंबर था उसका, कि जो है वो पाकिस्तान की हमेशा मदद करता था यूएस, क्योंकि ये इसीलिए क्योंकि ये सोवियत यूनियन के अपोजिट में था और यूएसएसआर के अपोजिट में था। लेकिन जैसे ही यूएसएसआर का विघटन हो गया, यहाँ पे ये ख़त्म हो गया, तो पाकिस्तान को जो सपोर्ट था वो यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा जो है मिलना ख़त्म हो गया फ्रेंड्स। इसके बाद जो है कारगिल वॉर, जो कि ग्रेटली डिनाउंस, जिसकी काफ़ी ज़्यादा निंदा करी जाती है कि घुसपैठिए जो थे वो पाकिस्तान, ये कहा जाता है कि घुसपैठिए जो थे पाकिस्तान से वो भारत में आ रहे थे, जिसके कारण जो है कारगिल वॉर हुआ था फ्रेंड्स। ठीक है, और पर इसमें जो है कहा गया, फिर बाद में क्या हुआ कि इसको प्रेशराइज़ करा गया पाकिस्तान को बाद में हमारी कंट्रीज़ के साथ अच्छे से रिलेशन बनाने के लिए कारगिल वॉर में के बाद में। ठीक है फ्रेंड्स, इसी के तहत
और डिलीवरिंग ऑफ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी ऑफ नॉर्थ कोरिया बाय पाकिस्तान। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ जो इस पॉइंट में न्यूक्लियर जो टेक्नोलॉजी थी वो पाकिस्तान के एक फिजिसिस्ट के द्वारा, साइंटिस्ट के द्वारा जो है वो नॉर्थ कोरिया को दी गई, जिसके चलते जो है यूएस और पाकिस्तान के रिलेशंस काफ़ी हद तक अफेक्ट हुए और ख़राब हुए कह सकते हैं। इसके अलावा जो है सिविल न्यूक्लियर डील के चलते जो इंडिया और यूएस के बीच में जो उससे जो है काफ़ी अच्छे हुए यूएस और इंडिया के रिलेशन, जिससे इंडिया को मिला जो है वो एनर्जी वेवर हाईलाइटेड इंडिया इंक्रीज इम्पॉर्टेंस। ये अब इंडिया की जो इम्पोर्टेंस है वो काफ़ी हद तक बढ़ गई थी यूएस की फॉरेन पॉलिसी में। इसके अलावा हम देख सकते हैं कि 1990 के बाद से जब हमारा एलपीजी रिफॉर्म्स आया, उसके बाद से जो है काफ़ी हद तक हमारे जो है रिलेशंस चेंज हुए। यहाँ पे जो जियो पॉलिटिक्स से हम जियो इकोनॉमिक्स की तरफ ट्रांसफ़र हुए। इसके चलते हमारे ये इकोनॉमिक जो रिलेशंस थे पाकिस्तान के साथ वो भी काफ़ी हद तक अच्छे हुए। डिप्लोमेटिक लीवरेज जो कह सकते हैं कि काफ़ी बड़े हैं हमारे इकोनॉमिक रिलेशंस के बाद से एज़ कम्पेयर टू बिफोर 10। फिर भी इतने अच्छे नहीं थे फ्रेंड्स, जो कि आज नहीं है, सॉरी, ठीक है, जितने होना चाहिए। इसके अलावा एरिया ऑफ कॉन्फ्लिक्ट नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, जिसमें हम ये देखेंगे कि फ़र्स्ट है न्यूक्लियर इशू। सो न्यूक्लियर इशू में फ्रेंड्स इंडिया का क्या व्यू है हम वो जानेंगे। तो इंडिया का जो व्यू है फ्रेंड्स वो ये है कि इंडिया न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट वाज गाइडेड बाय नेशनल सिक्योरिटी इम्पेरेटिव्स। ठीक है, जो नेशनल सिक्योरिटी जो इम्पेरेटिव्स हैं उसके तहत जो है इंडिया के जो है न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। और इसका मतलब ये है फ्रेंड्स कि जैसे कि आसपास की जो दो कंट्रीज़ हैं, जैसा कि मैंने इसमें लिखा है, जो आसपास की दो कंट्रीज़ हैं इंडिया के आइट साइड देखेंगे आपकी, एक चाइना और एक पाकिस्तान, दोनों ही ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे जो है न्यूक्लियर टेस्ट हो चुके हैं और दोनों के पास जो है न्यूक्लियर की एक क्षमता है अच्छी खासी, जो कि जिससे जो है इसके चलते ये रीज़न के चलते जो है इंडिया ने भी अपने कई टेस्ट करे हैं और इंडिया भी कैपेबल है न्यूक्लियर एनर्जी के लिए। न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी इंडिया के पास भी है आज। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रेंड्स की इन द आफ्टरमैथ ऑफ इंडिया सेकेंड न्यूक्लियर टेस्ट इंडिया हैज़ क्रिएटेड न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन। तो जब इंडिया का जो सेकेंड टेस्ट हुआ, जो कि अटल बिहारी वाजपेयी के समय में हुआ था, तो उसके बाद से इंडिया ने जो है एक नीति और एक प्रिंसिपल, एक सिद्धांत बोल सकते हैं जो अपनाया, वो था नो फर्स्ट यूज़। कि जब तक कोई देश हम पर पहले आक्रमण नहीं करेगा या जब तक कोई पहले यूज़ नहीं करेगा न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का हमारे ऊपर, हम तब तक दूसरे पर जो है उसका यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, तो नो फर्स्ट यूज़ की जो है पॉलिसी इंडिया ने जो है चलाई फिर अपने उसके बाद। और इंडिया डिड नॉट साइन CTBT और NPT बिकॉज ऑफ इट्स डिस्क्रिमिनेटरी नेचर। इसके डिस्क्रिमिनेटरी नेचर के चलते जो है इंडिया ने इसे साइन नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे हम देख सकते हैं कई सारे जो देश हैं वो उसे साइन नहीं कर रहे थे। ठीक है, और जो है जिसने इन्हें साइन कर दिया उनको ये इजाज़त नहीं थी कि वो फिर न्यूक्लियर ट्रीटी के साथ में जो है या फिर न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का जो है वो जो मोर देन कह सकते हैं, जो कि सिविल के लिए जो उपयोग में होता है उससे ज़्यादा बढ़ के नहीं कर सकते थे। जो न्यूक्लियर को है एनरिच नहीं कर सकते थे वो एक एक्सप्लॉयटेटिव के लिए। तो इस कारण से जो है इंडिया ने जो है CTBT और NPT साइन नहीं किया। ठीक है, इसके अलावा हम देखते हैं पाकिस्तान का इसमें यह व्यू था कि पाकिस्तान तो वही करता है जो हम करते हैं। तो सीधी बात है, पाकिस्तान ने ये बोला कि जो CTBT है वो हमेशा वो इंडिया जब साइन करेगा तभी हम भी करेंगे। इसके अलावा पाकिस्तान का ये था कि पाकिस्तान ने ये बोला कि जो साउथ एशिया है जब तक जो है कि वो फ्री नहीं होगा जोन, तब तक वो जो है मतलब वो भी नहीं करेगा एक प्रकार से कि अपने आप पास से जो है न्यूक्लियर जो भी उसके पास टेक्नोलॉजी अभी है उसको मतलब एक प्रकार से हटा दिया जाए। तो जब तक वो इंडिया जो है बिलीव्स इन
यूनिवर्सल डिसआर्मामेंट। बाकी यहाँ पे जो है वो साउथ एशिया पे जो है वो पाकिस्तान का फोकस था, ठीक है। फिर इसके अलावा ये चाहता था कि अगर मेरे पास से न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में डिसआर्मामेंट करूं तो इंडिया या फिर उसके आसपास के जो साउथ एशिया हो, लेकिन इंडिया चाहता था कि पूरे ही जो है वर्ल्ड में जो है यूनिवर्सल डिसआर्मामेंट हुए। तो इस कारण से भी CTBT जो है और NPT जो है साइन नहीं हो पाई है अभी तक। और पाकिस्तान जस्टिफाइज इट्स न्यूक्लियर टेस्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियाज़ न्यूक्लियर टेस्ट। अब पाकिस्तान के पास भी न्यूक्लियर टेस्ट है, तो इंडिया हमने देखा कि आसपास के दो नेशंस हैं, जिस कारण से जो है इंडिया ने भी अपना न्यूक्लियर जो है वो वेपन्स मतलब कह सकते हैं टेस्ट करा, और जिस कारण से आज इंडिया के पास भी न्यूक्लियर कैपेसिटी है। तो इसलिए इंडिया का रीज़न देते हुए पाकिस्तान ने भी ये जस्टिफाई सही ठहराया कि इंडिया के पास अगर न्यूक्लियर टेस्ट करेगा इंडिया तो हम भी करेंगे अपना न्यूक्लियर टेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट इज़ द लाहौर डिक्लेरेशन। लाहौर डिक्लेरेशन तो ये कब आया, जब न्यूक्लियर टेस्ट हुआ उसके बाद जो है लाहौर डिक्लेरेशन आया, ठीक है। इससे क्या हुआ कि जो दोनों नेशंस थे इंडिया और पाकिस्तान, उनको एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेज़र की हाँ ऐसा ना हो कि बाद में एक कोई भी कंट्री जो है वो आपस में जो है वो न्यूक्लियर वॉर छेड़ दे और आपस में ही जो है वो मर जाए इंसान लड़कर, ठीक है। तो इस कारण से इन्होंने यहाँ पे दोनों नेशन ने जो है कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेज़र जो है वो बनाए कि देखे कि क्या है क्या नहीं है। ये लाहौर डिक्लेरेशन में इन सबको रखा गया है। इसका क्या एम था इस डिक्लेरेशन का कि दोनों ही कंट्री जो हैं वो आपस में जो है नॉन एग्रेशन और पीसफुल जो है को एग्जिस्टेंस रहेगा, मतलब शांतिपूर्ण वातावरण जिसे हम कह सकते हैं, और फिर कि लड़ाई नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये इन्होंने आपस में डिसाइड करा पाकिस्तान और भारत ने। तो इसके अलावा जो दोनों कंट्रीज़ थी हैव एश्योर्ड ईच अदर डैट दे विल नेवर एंटर इनटू न्यूक्लियर वॉरफेयर, कि वो कभी भी जो है वो न्यूक्लियर वॉरफेयर में नहीं जाएंगे। ये कंट्रीज़ के द्वारा डिसाइड हुआ। फिर उसके बाद जो है फोर्थ कि जो है दोनों ही जो है वो सिविलियन पर्पस के लिए ही जो है न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल करेंगे। देन जो ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर मैंने ऊपर पॉइंट बताया था आपको यहाँ पे, तो इसके बारे में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर यहाँ पे है ट्रेडिशनल एंड न्यूक्लियर। तो ट्रेडिशनल एंड न्यूक्लियर, तो फ्रेंड्स ट्रेडिशनल में तो जो जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज होती है बस वो कराई जाएगी, ठीक है। मीटिंग ऑफ DGMOS की जो मीटिंग होती है वो कराई जाएगी डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस की। इसके अलावा जो न्यूक्लियर के बारे में जो था वो फ्रेंड्स ये था कि जो लाहौर न्यूक्लियर डिक्लेरेशन हुआ है वो उसके ऊपर न्यूक्लियर सब उसी में आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। इसके अलावा जो सिविलियंस पर्पस के लिए जो होगा वो होगा ट्रैक 1 एंड ट्रैक 2। दैट इज़ ट्रैक 1 मतलब गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, पब्लिक टू पब्लिक, ये जो है कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर हुआ था, ठीक है फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट हम देखेंगे इशू ऑफ सियाचिन। इशू ऑफ सियाचिन में क्या होगा, तो ये एक जो है सियाचिन आप देख लीजिए पहले, यहाँ पे जो है वो सियाचिन ग्लेशियर है। तो इसके अलावा यहाँ आगे से जो है काराकोरम रेंजेस जाती हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब यहाँ पे काफ़ी हद तक ठंडा इलाका है, 50 डिग्री जो है टेम्परेचर जो है -50 डिग्री में मतलब चलता है। यहाँ पे जो सियाचिन ग्लेशियर है वहाँ पे एकदम सूखा इलाका है, ड्राई बिल्कुल। तो जिस कारण से जो है बाकी फिर भी ये स्ट्रेटेजिक पॉइंट है इंडिया के लिए, बिकॉज अब देखिए क्यों है। तो दोनों ही कंट्रीज़ जो हैं वो ये चाहती हैं कि जो सियाचिन है वो डीमिलिटराइज हो जाए, ठीक है, और डीमिलिटराइज हो जाए। इसकी इम्पॉर्टेंस ये है कि इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटजिकली। पाकिस्तान ऑलवेज ट्राई टू इस्टेब्लिश इट्स पोस्ट एट सियाचिन पे हमेशा जो है पाकिस्तान ने अपना दबदबा करना चाहा है, ठीक है। लेकिन 1984 में जो है सियाचिन जब पाकिस्तान के द्वारा ये हरकत करी गई तो ऑपरेशन मेघदूत जो है वो इंडिया की तरफ से लॉन्च किया गया, और इसमें काफ़ी जो है
इंडियन आर्मी के जवान और पाकिस्तान आर्मी के जवान भी शहीद हुए इंडिया ने, लेकिन फिर भी वहाँ पे इंडियन आर्मी ने कब्ज़ा कर लिया उस जगह पे, ठीक है, सियाचिन ग्लेशियर पे। अब इंडिया का वहाँ पे जो है दबदबा है, मतलब एक प्रकार से इंडिया जो है, इंडिया के पास है वो सियाचिन, ये जो कि पार्ट है वो इंडिया के पास है फ्रेंड्स। इन इट्स वेस्ट एंड ईस्ट लाइज साल्तोरो रिज और काराकोरम, ठीक है। तो इसके वेस्ट में तो जो है वो फ्रेंड्स क्या लाई करता है, इसके वेस्ट में जो है लाई करता है साल्तोरो रेंज, और यहाँ पे जो मैंने आपको बताया फ्रेंड्स अभी काराकोरम रेंज, लेकिन यहाँ पे जो है वो साल्तोरो रिज जो है, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो साल्तोरो रिज जो है वो लाई करती है, ठीक है। अब यहाँ हम नेक्स्ट देखते हैं कि जो साक्षीगम वैली, ठीक है, यहीं से जो है साक्षम वैली होती है, और साल्तोरो रिज काराकोरम रेंजेस कैन बी मॉनिटर। तो हम जो है आसपास का जो यहाँ से जो सॉरी तो जो आसपास का हम जो क्षेत्र है यहाँ से, जो ये पाकिस्तान और चाइना की जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं इस तरफ में, उस पर हम नज़र रख सकते हैं इस क्षेत्र से। यहाँ पे हम पाए जो कि ये पाकिस्तान के द्वारा जो चाइना को दिया गया जो क्षेत्र है उसके ऊपर भी देख सकते हैं, और यहाँ से हम जो है वो पाकिस्तान जो POK वाले रीजन को भी देख सकते हैं कि वहाँ क्या क्या हरकतें चल रही हैं, ठीक है, जो है पाकिस्तान क्या हरकतें कर रहा है, ये हम उस पर सियाचिन ग्लेशियर पर अगर हम हमारा स्वामित्व है तो वहाँ पर हम दोनों तरफ नज़र रख सकते हैं। और इसके लिए इंडियन गवर्नमेंट काफ़ी पैसे खर्च भी कर रही है, काफ़ी करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, ठीक है, एवरी डे जो है वहाँ का खर्चा भी आता है अच्छा खासा फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स ये जो है इंडिया का अब हम देखते हैं व्यू क्या होगा। तो इंडिया भी चाहता है कि डिमिलिटराइज हो जोन, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो है बिफोर डिमिलिटराइजिंग इट इंडिया वांट्स बोथ कंट्रीज एक्सचेंज ऑफ मैप्स, दोनों ही कंट्री मैप को एक्सचेंज करें, और ठीक है एक्सचेंज करें। और इंडिया क्या चाहता है कि ये हमारा पार्ट बन जाए, क्या, तो सियाचिन ग्लेशियर। और जो है इंडिया चाहता है कि जो ये लाइन है आपको दिख रही होगी फ्रेंड्स, ये जो लाइन है यहाँ पे APGL, इंडिया चाहता है कि ये लाइन एक्सेप्ट करी जाए, ना कि ये वाली लाइन जो कि लाइन ऑफ कंट्रोल आ रही है, ठीक है फ्रेंड्स, इसे जो है ये नहीं हो जो है वो एक्सेप्ट करना चाहता है इंडिया। लाइन ऑफ कंट्रोल जो है यहाँ से ना होते हुए यहाँ से जो है AGPL लाइन को एक्सेप्ट करा जाए दोनों के बीच में, और इंडिया का जो ये सियाचिन है वो सॉवरेन पार्ट माना जाए इंडिया का। तो ये चाहता है इंडिया पाकिस्तान से, क्योंकि 1981 के लगभग में जो है UN ने जो है वो एक मैप में जो है शो कर दिया है इसे पाकिस्तान का हिस्सा, लेकिन यहाँ पे इंडिया भी चाहता है कि जो है ये पाकिस्तान का नहीं इंडिया के हिस्से में दिखाई दे, ठीक है, और LOC को AGPI से रिप्लेस करना चाहता है, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद इंडिया अल्सो वांट्स दैट पाकिस्तान मस्ट एक्सेप्ट बिफोर द वर्ल्ड दैट यूनिलैटरल वेकेशन टेरिटरी बाय इंडिया रादर देन बायलैटरल वेकेशन टेरिटरी, ठीक है, कि इंडिया ने जो है वो यूनिलैटरली वेकेशन करा है इस चीज़ का, ठीक है, रादर देन बायलैटरल वेकेशन दोनों। तो इस कारण से जो है ये चाहता है पहले कि इंडिया चाहता है कि पहले डिमिलिटराइज हो जोन, उसके बाद ही वो वहाँ से छोड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा पाकिस्तान का यहाँ जो है वो व्यू ये है कि पाकिस्तान मेंटेन्स दैट सियाचिन हैज़ अ हाई स्ट्रेटजिक वैल्यू हैंस इट विल डिमिलिटराइज ओनली आफ्टर इंडिया। पाकिस्तान भी यही कहता है कि जब इंडिया डिमिलिटराइज करेगा तभी जो है वो पाकिस्तान भी वहाँ से अपनी आर्मी को हटाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट हम चलते हैं इकोनॉमिक कोऑपरेशन। सो इकोनॉमिक कोऑपरेशन पे जो है फ्रेंड्स यहाँ इंडिया ग्रांटेड MFN स्टेटस, ठीक है, इंडिया ने 1996 में जो है वो MFN स्टेटस किसको दिया था, तो पाकिस्तान को, लेकिन जो है इंडिया ने ये इसे अभी ले लिया है। और वो क्यों लिया है ये आप सभी को पता होगा, पुलवामा अटैक के द्वारा समय ये काफ़ी न्यूज़ में भी था फ्रेंड्स कि MFN, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ। देखिए यहाँ जो है मोस्ट फेवर्ड नेशन जिसे हम कह सकते हैं फुल फॉर्म में, और इसमें जो है कि
ये एनफोर्स करा जाता है WTO के द्वारा। जब भी एक कंट्री जो है चाहती है कि वो दूसरी कंट्री के साथ इंक्रीज़ करने में ट्रेड को, अगर वो इच्छित है या उसकी इच्छा है कि वो इंक्रीज़ करे सामने वाली कंट्रीज़ के साथ ट्रेड को, तो वो जो है वो ये करेगी कि उसे MFN का दर्जा दे देगी, और इसके चलते जो है उससे ट्रेड काफ़ी आसानी से करा जा सकता है। और इम्पोर्ट्स जो है उसके ऊपर से, जो कंट्री के जो गुड्स हैं उनके ऊपर जो है इम्पोर्ट्स के ऊपर जो ड्यूटीज़ हैं या टैरिफ्स जो हैं वो कम लगाए जाएंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पुलवामा अटैक के बाद हम देख सकते हैं कि जो है जैसे ही पुलवामा अटैक हुआ, भारत ने ये दर्जा जो है पाकिस्तान से छीन लिया, जिसके चलते जहाँ पे ये भारत की इकोनॉमी थी 380, जो भारत और इंडिया और जो पाकिस्तान का जो ट्रेड था वो था 380.99 समथिंग जो है मिलियन डॉलर था US। तो उस समय से जो है 1919 में तो ये कंडीशन थी, लेकिन जब जैसे ही 1920 लगा ये कंडीशन हो गई फ्रेंड्स 16, सिर्फ 16 मिलियन डॉलर। सोचिए आप कितना, मतलब कि इसमें जो है कमी आई है बिल्कुल, कि इकोनॉमिक जो एक्टिविटीज़ है वो काफ़ी हद तक, बहुत हद तक कम हो गई, ठीक है फ्रेंड्स। इसके अलावा आप यहाँ से चीज़ें पढ़ भी सकते हैं, दूसरी भी चीज़ें हैं कि जैसे WTO के बारे में भी लिखा है, और फिर जब MFN स्टेटस पाकिस्तान को दिया गया, ठीक है, इट जस्ट ऑफर्ड अ नॉन डिस्क्रिमिनेटरी मार्केट एक्सेस एग्रीमेंट, ठीक है। इसके अलावा फ्रेंड्स ये काफ़ी हद तक जो है दोनों के बीच में जो ट्रेड का एक कह सकते हैं एग्रीमेंट है, ट्रेड जो कि काफ़ी हद तक सही चल रहे थे इंडिया के पुलवामा अटैक के पहले। उसके बाद जो बालाकोट स्ट्राइक हुई, उसके बाद इंडिया ने जो जवाबी हमला करा, उसके बाद काफ़ी हद तक जो है हमारे इकोनॉमिक जो रिलेशंस थे वो ख़त्म हो गए। समझ लीजिए कि आज बहुत कम इकोनॉमिक रिलेशंस होते ही नहीं हैं, ठीक है, ज़्यादा। और इसके अलावा इंडिया यहाँ चाहता है इकोनॉमिक कोऑपरेशन में, चाहता है कि जो है ट्रांजिट रूट खोले, ठीक है। जितना हम MFN का दर्जा दिया हुआ, तो हम भी ये चाहते थे कि अटारी और बाघा बॉर्डर जिसे जो है वो हमें भी प्रोवाइड कराए, कि हम भी ट्रेड कर सकें चीज़ों के, वहाँ से हमारे को एक रास्ता मिल सके जगह से जाने के लिए, दूसरी कंट्रीज़ के लिए भी। और यहाँ पे 2012 में फ्रेंड्स जो पाकिस्तान की जो पीपल पार्टी थी उसने ये तो कहा कि MFN स्टेटस इंडिया को दिया जाएगा, लेकिन जो है वो नहीं दिया गया, और PPP रिप्लेस्ड द पॉजिटिव लिस्ट बाय नेगेटिव लिस्ट। नेक्स्ट इज द recent terrorist attack. It was also suggested that the India should revoke the provision of Indus Water Treaty. अब ये भी था कि इंडस वाटर ट्रीटी को जो है इंडिया को ख़त्म कर देना चाहिए। अब इंडस वाटर ट्रीटी फ्रेंड्स ये है कि इंडिया इसमें अपर रिपेरियन स्टेट है, जैसा कि मैंने अभी आपको पहले नहीं बताया इंडस वाटर ट्रीटी में, लेकिन फिर भी ये बता देता हूँ कि इंडस वाटर ट्रीटी में इंडिया जो है एक अपर रिपेरियन स्टेट है, जहाँ पर इंडिया चाहे तो पूरी जो रिवर को कंट्रोल कर सकता है, लेकिन फिर भी ट्रीटी के तहत, जो इंडस वाटर ट्रीटी है उसके तहत जो है इंडिया इसकी गरिमा को बनाए रखता है, और जो कि पाकिस्तान को प्रॉपरली जो उसकी लाइफलाइन है इंडस, जो कि पीने के लिए, ड्रिंकिंग के लिए और अदर एक्टिविटीज़ के लिए, इरीगेशन के लिए, तो ये सब उनकी एक्टिविटीज़ चलती रहे, इसके लिए इंडिया ने अभी तक इस ट्रीटी को हटाया नहीं है। अगर इसका एक ये भी है फ्रेंड्स कि चाहे हमारी जो ब्रह्मपुत्रा है वो तिब्बत से, वो जो कि चाइना से आती है, और चाइना जो है वो पाकिस्तान का एक अच्छा मित्र है, जिसके चलते अगर हमने अगर इंडस के पानी को रोका, तो हो सकता हो कल जो है वो चाइना भी ऐसा ही करेगा और ब्रह्मपुत्रा के जो है पानी को वो रोक लेगा, जिससे हमारे आसाम और जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं वो काफ़ी हद तक अफेक्ट हो जाएंगे, उन तक पानी जो है वो नहीं पहुंच पाएगा। तो इस कारण से फ्रेंड्स इंडिया यहाँ पर भी जो है वो इसमें नहीं कर सकता है, इनके पानी में कमी, या फिर नहीं रोक सकता है उसे। तो फ्रेंड्स ये रिलेशन काफ़ी लंबा था। इसके अलावा भी जो रिसेंट के जो पॉइंट हैं आप वो इसमें ऐड कर सकते हैं या मुझसे भी पूछ सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो हो सकता है कहीं कहीं मैंने ब्रीफ डिस्कशन ज़्यादा नहीं करा है, बट फ्रेंड्स टाइम इतना ही था। अगर आप चाहें तो अलग से पूछ सकते हैं, मुझे पता था ये 40 मिनट्स में कंप्लीट हो जाए। सो इतना ही रखूँगा, आज ये काफ़ी बड़ा लेक्चर है। तो फ्रेंड्स थैंक यू सो मच। अगर आप ने पूरा लेक्चर भी देखा है, तो अगर आपको अच्छा लगता है लाइक करिए, कमेंट करिए, कोई डाउट है तो। मिलते हैं अगले लेक्चर में फ्रेंड्स। थैंक यू, बाय।
नेक्स्ट सिलेक्शन इज़ चाइना। ओके फ्रेंड्स, और अफ़गानिस्तान में भी। बाय फ्रेंड्स।